साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। डिस्कस करेंगे आज वन दरोगा के लिए हम जो है लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बेहतरीन टॉपिक आज का रहेगा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किया है क्लास 10 के एनसीईआरटी से। उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताए हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड रहेगा। इसमें हम कुछ जो है 10th के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे जो आपने पहले से सीखी होंगी, और कुछ मैं आपको 11th और 12th की बेसिक जो है रिएक्शंस बताऊंगा जहां से एग्जाम में पूछ जाने के चांसेस फुल टू फुल हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको पहले से आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक सीखना है, अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस, इन नोट्स का पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनको कैसे आप पहचान सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज का लेक्चर पूरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, चीज़ों को आसान रखने के लिए और दुनिया में हज़ारों तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो किस हिसाब से होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके हिसाब से मैंने केमिकल रिएक्शन को 10 टाइप में क्लासिफाई किया है। इसमें से कुछ आपने 9th-10th में पढ़ी होंगी, कुछ आपने 11th-12th में पढ़ी होंगी। जैसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब इसमें जुड़ने की अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें डिकम्पोज होती हैं, विखंडन होते हैं, टूटती हैं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन, और उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसके बाद रिडक्शन अभिक्रिया, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th की बुक से मैंने लिया है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस पे बात करते हैं आगे क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो तरह तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं रिएक्शन की, उसके हिसाब से मैंने इनको क्लासिफाई किया है। सभी पे डिस्कस करेंगे, सभी पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बाइन का मतलब होता है जुड़ना, जिसमें क्या होता है दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो सभी की सभी एक्सोथर्मिक होती हैं। मतलब सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होती हैं। मतलब जब वो रिएक्शन होती हैं तो हमेशा ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का रिलीज होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑलवेज इन एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन होना, जब H2 और O2 आपस में रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 लिखना चाहिए था, तो बैलेंस हो गई, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये भी बैलेंस है और ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ये कोयला होता है और जलने की प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो कार्बन ये होता है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और CO2 बनाते हैं। ये जो धुआं निकलता है प्लस हमें हीट मिलती है, तो ये हीट निकल रही है, इसलिए क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब चीज़ों का जुड़ना, ठीक है, वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन यानी विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। डीकम्पोजिशन हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विपरीत होती है, उल्टी होती है। यानी कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन में उल्टा होता है। डीकम्पोजिशन वो अभिक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब शोषण करना, शोषण का मतलब जरूरत है उसको। तो जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उनको स्टार्ट होने के लिए हमेशा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं नेचर में, और ये हमेशा क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विपरीत होती हैं, उल्टी होती हैं, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। अब कैसे, यानी अगर
हम जो हीट है, जो एनर्जी है, अगर हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर हम एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं तो इसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और अगर लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं तो उसे लाइट डिकम्पोजिशन कहा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर इसे हिंदी में ऊष्मीय विघटन भी बोलते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस हीट देने पर जो है दो भागों में टूटता है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें विखंडन बोलते हैं। जैसे कि ये फेमस एग्जांपल है, जब ये मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये हमेशा दो सब्सटेंस में टूटता है। देखिए ये टूट रहा है, विखंडन अभिक्रिया तो है, लेकिन कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये हीट की वजह से टूटती है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट और इसमें टूट जाता है H2 और CO2 में, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन है कि लाइट डिकम्पोजिशन है? अगर एरो के ऊपर ये ट्राइंगल का साइन बना है, तो मैंने आपको बताया भी था कल कि ट्राइंगल का साइन का मतलब होता है कि हीट करके वो रिएक्शन जो है हीट हो रही है, उसको हीट दिया जा रहा है, तो हीट का इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट देना। ठीक है, वैसे देखो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो जो गैस निकलती है उस गैस का कलर कैसा होता है, किस कलर की फ्यूम्स निकलते हैं? तो याद रखना आपको, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम निकलते हैं और 21 कलर के फ्यूम होते हैं, ब्राउन कलर के, भूरे कलर के होते हैं। एग्जांपल से समझिए, होता ये है, मान लें हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है लेड नाइट्रेट भरा हुआ है। ठीक है, लेड नाइट्रेट है, इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा कि इसमें लेड ऑक्साइड बच जाएगा इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में, और इससे जो है फ्यूम निकलने लग जाएंगे, धुआं निकलने लग जाएगा। वो जो धुआं होगा वो इस गैस का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होगा, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो कलर होगा वो कैसा, उस धुआं का कलर कैसा होगा? वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स वहाँ से निकलते हैं। तो ये भी यही एग्जाम में याद पूछने के चांसेस रहते हैं कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर किस कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, बहुत ही आसान है। जब जो है कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दो पार्ट में टूटते तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, या इसके अलावा जब किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, वैद्युत अपघटन भी बोलते हैं। एग्जांपल से समझो, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में NaCl है, क्या है? नमक है। इससे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कराऊंगा? इसको मैं बैटरी से अगर जोड़ दूं तो इससे क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो NaCl है इसके अंदर, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी का टूटना, उसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो H2 और O2 में टूट जाता है, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। वैसे भी मैंने बताया ऊपर, NaCl से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये Na और Cl में टूट जाएगा, आयंस में एक्चुअली में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्ड हमने देखा कि फोटो डिकम्पोजिशन या फिर इसे लाइट डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फोटो का मतलब यहाँ पे वो कैमरे वाला सेल्फी से नहीं है, फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट से है। लाइट डिकम्पोजिशन बहुत ही आसान है, जब कोई पदार्थ लाइट की वजह से, जब कोई सब्सटेंस लाइट की वजह से दो पार्ट में टूटता है उसे हम लाइट डिकम्पोजिशन बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई सब्सटेंस जो है लाइट के हेल्प से दो भागों में टूट जाता है उसे हम लाइट डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि जब सिल्वर क्लोराइड जो है को लाइट में रखा जाता है तो वो किस में टूट जाता है? सिल्वर Ag और Cl2 में टूट जाता है। होता ये है, देखिए इसकी एक पहचान है। जब मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक चाइना डिश रखी हुई है, इस चाइना डिश में ये पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो AgCl होता है स्टार्टिंग में वो पाउडर की वाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का? वाइट कलर का। अब जब इस पर लाइट पड़ती है, जब इस पर लाइट हम डालते हैं तो ये जो AgCl है ये जो है ग्रे कलर में, किस कलर में? ग्रे, ब्लैक नहीं, यहाँ पे ग्रे लिखना चाहिए था मुझे, इन लोगों को ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वाइट AgCl
AgCl होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में, यानी ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे यही पूछ सकता है कि जब AgCl को लाइट यानी धूप में रखा जाता है तो उसका कलर किस तरह का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वो व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि AgCl का क्या होता है, लाइट डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसके अलावा AgBr भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये जो व्हाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो AgCl और AgBr होता है, इनका यूज़, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं जो फोटोग्राफी होती है, जो फोटोग्राफी होती है उसमें इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो AgCl और AgBr का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो नेगेटिव आपने सुनोगे ना, जब फोटो पहले ज़माने में जब फ़ोटो खींची जाती थी, जब फ़ोटो महंगी होती थी, अब तो 10 रुपये में कई सारी फ़ोटो खींची जाती हैं। तो जब फ़ोटो महंगी होती थी तो लोग क्या करते हैं, एक बार फ़ोटो खिंचा देते थे और उससे नेगेटिव अपने पास ले लेते थे फोटोग्राफर के पास। तो बार बार फिर उस नेगेटिव को ही उस जो है लैब में दिया जाता था, उसी से जो है नई फ़ोटो निकाली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड होती है, ये तो हो गई। अब देखो यहाँ पे थर्ड रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको बताता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, तो डिस्प्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापन मतलब उसकी जगह को शिफ्ट कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यहां पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में, वह अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से विस्थापित करता है, डिस्प्लेस करता है, उस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस का मतलब होता है जलीय सॉल्यूशन से, विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए जैसे कि जब जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए होता ये है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को जिंक देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेता है। जिंक ने कॉपर को इसलिए हटाया क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल हो गई। अगर इसी की रिएक्शन, ये उल्टी रिएक्शन ऐसी होती है, मान लीजिए रिएक्शन ऐसी होती है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता, मान लो ये ऐसा होता कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो अब क्या होता है, ये कॉपर अगर इसको डिस्प्लेस करना चाहता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, बल्कि जिंक कॉपर को करेगा, जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है। तो आपको देखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस को ही डिस्प्लेस करना चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए एक और, यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट इस कंडीशन में क्या है, कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर को वहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड कौन करता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये डिसाइड कौन करता है, रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली में रिएक्टिविटी या रासायनिक सीरीज बोलते हैं उसको। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया जाता है, उसी सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और उस सीरीज में उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वैद्युत विभव लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्कस करेंगे मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा, तो 11th में जब लेके जाऊंगा आपको 11th क्लास के पोर्शन में, तो वहाँ पे मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिटेल से बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान से समझिए कि रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम E0 बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया जाता है। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। आगे बात करते हैं कि कैसे पता करते हैं। अब देखिए, जिस एलिमेंट का E0 यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको जिंक और जो है लिथियम का, यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मान लो 1.24 वोल्ट है। एग्जाम्पल के लिए, होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो मान लो जो है माइनस का 3.46 वोल्ट है। अब आपसे कोई बोले कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कम किसका है, अब मुंह उठा के इसको मत बोलना कि ये कम है। ध्यान रखना, नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। यहाँ पे ये कम है, यानी ये -3.46 कम होता है और -1.24 ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है, क्योंकि जितनी E0 कम होगी उतना ही वो एलिमेंट उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। और जिस एलिमेंट का E0 जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही कम रिएक्टिव होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, ये रियल है, इतना होता है। ठीक है, नेगेटिव में 0.76 वोल्ट होता है, जबकि कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में होता है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जिंक का E0 कम है, ठीक है, और कॉपर का E0 पॉजिटिव में ज़्यादा है, तो इसीलिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। इसीलिए जो यहाँ पे देखिए, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक का E0 कम है, कॉपर का E0 क्या है, ज़्यादा है। बस सीधी सी बात, नो बकवास। ओके, चलिए अब एक और बात समझिए यहाँ पे जो आपके काम की है। E0 जितना कम होगा, E0 यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, जितना नेगेटिव होगा, वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, यानी अपचायक का काम करता है। आगे बात करते हैं अपचायक क्या होता है, ठीक है। और E0 जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। अब क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, आसान भाषा में कहूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उल्टा होता है यहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर एजेंट लगा हुआ है कहीं पे, अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा हुआ है तो जिसका खुद रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, उल्टा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे बात करते हैं कि कैसे इसमें पहचानना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसी में देखिए, यहाँ पे चलो यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे कि चलो इसमें समझना पॉसिबल नहीं है, आगे मैं आपको जब रिएक्शन आएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन, अवक्षेप वाली अभिक्रिया। देखिए वो अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ या सोडियम सल्फेट के साथ कराई जाती है, होता ये है कि बेरियम जो है सोडियम जो है क्लोरीन के साथ और बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और इनका फॉर्मेशन होता है, BaSO4 का फॉर्मेशन होता है। तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपके पास 11th में भी है और 10th में भी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण को 4-5 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम निम्न पदों में वर्गीकृत करते हैं, यानी एक एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को, यानी जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। चौथा, अगर किसी के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और चौथा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। तो बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर जो है इसके साथ जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, इसलिए क्या है, ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है। जब
मैग्नीशियम यहाँ जा रहा है तो ये ऑक्सीजन इसके साथ है, तो ये लिए एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन समझने का तरीका, एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ज़्यादा विद्युत एलिमेंट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर वो किसी एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है तब भी हम कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब N2H2 के साथ रिएक्शन करता है तो NH3 बनाता है, ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने का, आपने 12th में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से हजारों गुना नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है, नहीं है तो पता होना चाहिए। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोन, इतने को आप फोन से याद रखें, FON, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद सबको ही पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फोन के बाद उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम आपको पता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती हैं, जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या निकलता है, देखिए इस बेस से हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, इस बेस से जो है हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए एक क्या है, ये रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीडेशन है। तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखिए जिंक जो है, जब जिंक आयन में टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे ही जब कॉपर आयन हमेशा कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन है। ठीक है, तो ये एक जो है ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि Na+, अब Na+ में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे कोई पूछे कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यानी जो एलिमेंट होते हैं उनको अगर अकेले हैं, अगर उन पे कोई चार्ज नहीं है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे Na अकेला है और इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। वैसे यहाँ पे देखिए Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा क्योंकि Cl अकेला है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करो, मैं इस पे आपको डिटेल से बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो, अगर जानना चाहते हो तो लिखो भाई हम जानना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानना चाहते तो मैं समझूंगा आपको पहले से आता है। देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस रिएक्शन में, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है यहाँ पे। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। क्रोमियम जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 3 में जा रहा है, 6 था यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने को रिडक्शन बोलते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 था, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आपको नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मैंने पीछे बताया था, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया मैंने बता दिया कि रिडक्शन अभिक्रिया इसका उल्टा होती है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है और रिडक्शन में, अपचयन में
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम क्या होता है, ऐड होता है। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं, अभी मैंने बता दिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन बोलते हैं। गेन मतलब रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन मैंने आपको पीछे बता दी थी, जहाँ पे देखिए जिंक जब जिंक आयन में टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और कॉपर आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हमने ऊपर देखा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता था, वैसे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे ये +3 में जा रहा है तो घट रहा है, तो घटने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, बार बार मैंने बता दिया। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अभिक्रियाएं जिसमें एक ही अभिक्रिया में जो है ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, वैसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना, एक ही अभिक्रिया में जो है एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट का हो। आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए कॉपर से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और वो कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में चेंज हो रहा है, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऐड ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये हमने पीछे सीखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पीछे मैंने चिल्ला के आपको बता दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद रिडक्शन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद क्या होगा, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं, इस रिएक्शन में अगर मैं पूछूं आपको कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, जरा कॉमन सेंस लगाओ, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, ZNO का। इसलिए यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ZNO। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन है, ठीक है। इसी रिएक्शन, इस तरह से इसमें मैं बात करूँ, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं पूछूं, यानी ऑक्सीकारक पूछूं, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CO का, इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, अब चाय की बात करूं, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है, तो इसलिए H2 क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब जैसे एक और ये रिएक्शन ये भी है, यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैग्नीज, जब यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में चेंज हो रहा है, तो मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन जब क्लोरीन यहाँ पे जा रहा है तो हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो MnO का रिडक्शन हो रहा है और HCl का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का काम कौन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक का काम कौन करेगा, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो अभिक्रिया जिसमें एक ही सब्सटेंस, कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, उसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, वो अभिक्रिया जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब सल्फर देखिए यहाँ पे, जब सल्फर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो रहा है, ठीक है। और जब फिर से सल्फर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +2। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, जब सल्फर 0 से -2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अभी मैंने पीछे बोला था, उसे हम अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको बढ़ने को ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरो था, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे सल्फर देखिए, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सल्फर का ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ तो होता है, लेकिन एक ही एलिमेंट का नहीं होता। यहाँ पे देखिए, कॉपर CuO का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये डिसप्रपोर्शनेशन से अलग है। जबकि डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का सल्फर का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सल्फर का ही रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, जो फॉस्फोरस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। अब जब यहाँ पे देखिए, जब फॉस्फोरस फॉस्फीन में बदल रहा है pH3 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो रहा है। तो 0 से -3 कम हो रहा है, सबको ही पता है। 0 बड़ा है या -3 बड़ा है? ऑफ कोर्स 0 बड़ा है, -3 है, तो घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो घटने को रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखो, जब फॉस्फोरस 0 से +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो जब बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये भी एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे, इनमें से कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो आपको पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, तब आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है 9th टाइप की, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। तो वह अभिक्रिया जिसमें हीट निकलती है, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे रिएक्शन है, C+O2 = CO2 और हीट निकलती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम चूने को, आपने देखा होगा, जब चूने को जो है पानी में, एग्जाम्पल के लिए, जब चूने को, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है और प्लस हीट निकालता है। आपने देखा होगा चूने का पानी गर्म लगता है, आपको गर्म रहता है, इसको टच करना बाहर से तो गर्म लगेगा आपको। गर्म इसलिए लगेगा क्योंकि वो हीट निकालता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनसे हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हीट गर्म करने पे किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप ब्रीफ से देख सकते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण बोलते हैं, एडिंग ऑफ H2 को रिडक्शन बोलते हैं, रिमूविंग ऑफ H2 को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूविंग ऑफ O2 को रिडक्शन बोलते हैं, एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिडक्शन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, और इंक्रीज इन ऑक्सीकरण संख्या को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और डिक्रीज इन ऑक्सीकरण संख्या को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको कुछ फंडामेंटल बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत।